खास विषय चर्चा चर्चा के तहत आज का विषय काफी दिलचस्प है, जिनकी राजनीति में रुचि। लेकिन ये सुलगता सवाल उस राजनीतिक दल के संदर्भ में है जिसकी तरफ करोड़ों आंखें वर्षों से उम्मीद भरी निगाहों के साथ हमेशा देखती है। तय बात है कि हम बातचीत कर रहे हैं कांग्रेस के संदर्भ में। कांग्रेस के संदर्भ में आज का हमारा विषय है। हमारा विषय जो आज का कहता है वो है कांग्रेस, बिछुड़ते नेता, सुलगते सवाल। बिछुड़ते नेता की बात किसी पत्रकार ने, किसी मीडिया समूह ने या विपक्ष के नेता ने नहीं कही, बल्कि कांग्रेस के भीतर से ही आवाज निकल रही है कि आखिर ऐसा हो क्या गया है हमारी पार्टी के अंदर जिसके कारण से एक एक करके तमाम दिग्गज राजनेता इस पार्टी से नाता तोड़कर दूसरी पार्टियों से नाता जोड़ रहे हैं। और ये बात सत्यता से परे भी नहीं है। पिछले 7 सालों पर दृष्टि डालते हैं तो तकरीबन 125 से ज्यादा दिग्गज राजनेता जो कांग्रेस पार्टी की पहचान अलग अलग राज्यों और देश में हुआ करते थे, वो कांग्रेस से अपना मोह भंग करके दूसरी पार्टियों के माध्यम से सत्ता पाने के संदर्भ में या राजनीति में सक्रिय रहने के संदर्भ में हमें दिखाई पड़ता है। कांग्रेस पार्टी का यह दावा है कि वह इस देश को बचाने की लड़ाई लड़ रही है। वह नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी से अगर कोई मुकाबला कर रहा है तो केवल कांग्रेस पार्टी कर रही है। पर इस बात में भरोसा कैसे करें जो दावा कांग्रेस के तमाम नेताओं और विशेषकर कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का रहता है। कांग्रेस भाजपा से मुकाबला कर रही है, नरेंद्र मोदी से मुकाबला कर रही है, अमित शाह से मुकाबला कर रही है, या कांग्रेस से ही मुकाबला कर रही है और कांग्रेस से ही जूझ रहे हैं। इसी पर बात करेंगे कि आखिर 135 साल की राजनीतिक विरासत को समेटा यह राजनीतिक दल इस कदर लड़खड़ाता हुआ, गिरता हुआ क्यों दिखाई दे रहा है। किन मुद्दों के कारण ये हालात बन रहे हैं कि जिसमें कांग्रेस जितना टिकती नहीं है उससे ज्यादा गिरती हुई दिखाई देती है। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इस राजनीतिक दल के संदर्भ में कुछ संजीदा भरी बातचीत करने की कोशिश हम इस कार्यक्रम में करेंगे। लेकिन इस सिलसिले को हम शुरू करें उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र बेहद संक्षिप्त है। हमारा आज का विचार सूत्र ये कहता है कि पॉलिटिशियंस नाइदर लव नॉर हेट। राजनीतिक न प्रेम करते हैं ना घृणा। ड्राइडेन ने यह विचार समाज को दिया। राजनीतिकों के संदर्भ में बहुत स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा कि वो लोग ना तो प्रेम में विश्वास रखते हैं ना घृणा में विश्वास रखते हैं। तो फिर किस में विश्वास रखते हैं? अवसर में। जहां अवसर मिले उसके अनुसार व्यवहार कर लें। कमोबेश भारतीय राजनीति में परिदृश्य ऐसा ही दिखता है और कांग्रेसियों के संदर्भ में तो विशेष तौर पर और भी ज्यादा दिखाई देता है। बहरहाल इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में शुमार विचारक प्रेम प्रकाश पांडे जी एक लंबे अरसे के बाद फिर साथ हैं। हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी का एक संजीदा चेहरा बतौर प्रवक्ता राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग उपस्थिति दर्ज करा रहा है, गुरदीप सिंह सप्पल साहब। वह भी हमारे साथ इस संजीदा विषय पर बातचीत करने का साहस रखते हुए जुड़े हुए। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नवदीप सिंह संघा जी भी खासतौर पर इस चर्चा में मौजूद हैं और साथ ही अपनी संजीदा वाक्शैली के माध्यम से गंभीर बात सहजता से कहने के लिए ख्यात वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री जी भी जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले कुछ बयानों को साझा करते हैं इस कार्यक्रम में, ताकि इस कार्यक्रम की पृष्ठभूमि सहजता से सबकी समझ में आ सके। एक बार सुनिए कांग्रेस के ही नेता कांग्रेस के इस संदर्भ में क्या कुछ कह रहे हैं, फिर इस रोशनी में गुरदीप सिंह सप्पल जी से बातचीत की शुरुआत करते हैं। एक बार सुनिए। हम जी हजूर 23 नहीं है, ये तो बात स्पष्ट है, ठीक है ना। हम अपनी बात रखेंगे और रखते जाएंगे। हमारे लोग हमें छोड़ के जा रहे हैं। सुष्मिता जी चली गई, अभी हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर गोवा के फिलेरो साहब वो छोड़ के चले गए और उनके साथ कई और लोग चले गए। जितिन प्रसाद जी को मंत्रालय मिल गया, सिंधिया जी पहले ही चले गए थे। हमारे लेट प्रेसिडेंट जो कांग्रेस पार्टी के एक बहुत बड़े नेता थे, उनके बेटे अभिजीत ने ज्वाइन कर लिया, छोड़ दिया कांग्रेस। ललितेश त्रिपाठी जी उत्तर प्रदेश से चले गए, हरियाणा में कुछ लोग चले गए। तो सवाल उठता यह है कि क्यों जा रहे हैं लोग। अब ये सोचना चाहिए कि पार्टी कैसे आगे मजबूत की जाए। भी देखिए, जहां तक सवाल है, ये तो साफ जाहिर है कि कांग्रेस का कोई अभी इलेक्टेड प्रेसिडेंट नहीं है, लेकिन फिर भी निर्णय तो कोई ले ही रहे हैं ना। तो ये कपिल सिब्बल है
गांधी परिवार के एक समय बेहद विश्वास पात्र रहे, कांग्रेस पार्टी का बड़ा संजीदा चेहरा रहे, इस देश के टेलीकॉम मिनिस्टर रहे, वर्तमान में राज्यसभा के सदस्य भी है। ऐसा भी नहीं है कि घर में बैठे हुए, और उसके साथ में तथ्यों के साथ पैरवी कर रहे हैं जनता की अदालत में। यूं तो सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करते हैं, लेकिन यहां पर तथ्यों के साथ पैरवी कर रहे हैं। गुरदीप सिंह सप्पल जी कुछ बताएंगे? पिछले 7 साल में 177 सांसद और विधायक की हैसियत रखने वाले लोग कांग्रेस को छोड़कर भाजपा या अन्य दलों के हो लिए, क्या बच जाएगा? नामों की फेहरिस्त तो कपिल सिब्बल साहब ने ही दोहरा दी है, मैं दोहराऊंगा, समय जाया करूंगा। थोड़ा आपका नजरिया आए। बात कर रहे हैं आप कि हम नरेंद्र मोदी जी से लड़ रहे हैं, हम देश बचाने के लिए लड़ रहे हैं, हम भाजपा की षड्यंत्र से बचा रहे हैं, आरएसएस से बचा रहे हैं, और आप खुद कहां खड़े हो पा रहे हैं, इसका सवाल। थोड़ा दृष्टि दीजिए गुरदीप जी। हिमांशु जी, शुरुआत तो उसी डेटा से करनी पड़ेगी जो डेटा आपने कोट किया कि 177 लोग छोड़ गए कांग्रेस पार्टी को 7 साल में। उसी डेटा के अंदर एक और डेटा आया था, जिस रिपोर्ट से आपने ये डेटा लिया, उसमें यह भी रहा कि जो बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़े और जो कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़े 7 साल में, 222 लोगों ने कांग्रेस छोड़ी और 153 ने बीजेपी छोड़ी। इसी दौर में, जिस दौर में महाशक्तिशाली माननीय नरेंद्र मोदी जी का राज है, जब अमित शाह जी चाणक्य हैं, तो 153 लोग, और इस 153 में वो लोग शामिल नहीं है जो अभी बंगाल में छोड़ के जा रहे हैं। वो शामिल करेंगे तो संख्या कांग्रेस और बीजेपी के बराबर बराबर आएगी। तो ये बात, सवाल ये है कि मीडिया की मार्फत से जो दिखता है, जो बाकी पार्टियों विरोधी कांग्रेस से लोगों ने छोड़ा, इससे कोई इनकार तो कर नहीं सकते हैं, ये बात सच है। लेकिन ये कहना कि सिर्फ कांग्रेस के लोग छोड़ के जाते हैं और बाकी पार्टियों से कोई नहीं हटता है, आज की तारीख में ये संख्या लगभग बराबर है कांग्रेस और बीजेपी की जो पार्टी छोड़ के गए। ये सेम डेटा मैंने कोट किया जिस सोर्स से आपने लिया, एडीआर की रिपोर्ट से, उसी रिपोर्ट में ये डेटा भी था। अब बात कांग्रेस की करेंगे, क्योंकि ये मुद्दा आपने कांग्रेस का जोड़ा है, और ये बात सच है कि कांग्रेस से कई लोग छोड़ के गए। ये बात भी सच है कि बहुत से लोग ऐसे थे जिनको कांग्रेस पार्टी के अंदर सम्मान भी मिला, मान भी मिला, पद भी मिला, और उसके कार्यकर्ताओं का सपोर्ट भी मिला। लेकिन जो सपोर्ट और मान सम्मान होता है ना हिमांशु जी, वो कई बार व्यक्ति के लिए होता है, लेकिन साथ में विचारधारा भी इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस पार्टी के अंदर आज एक वैचारिक संघर्ष इंटरनल भी चल रहा है। आंतरिक रूप से भी कांग्रेस पार्टी अपने आप को एक वैचारिक पृष्ठभूमि के ऊपर खड़ा करने की कोशिश कर रही है। और वो क्यों कर रही है? अगर आप सबको छोड़ दीजिए जो हो रहा है, कांग्रेस की जो सबसे बड़ी आलोचना जो कांग्रेस को लोग पसंद करते आए हैं, वो क्या करते हैं? वो ये करते हैं कि कांग्रेस के पास कोई सपना नहीं बचा देश के लिए, कांग्रेस के पास कोई नीति नहीं बची देश के लिए, कांग्रेस के पास, लोग यही कहते आए हैं ना। तो लेकिन जब कोई नीति नए तरीके से पहचानी जाती है, जब कोई विचार नए तरीके से जनता के सामने लाया जाता है, तो एक द्वंद्व होता ही है। ये मंथन की तरह होता है, और मंथन में हमेशा हमेशा दो पहलू निकलते हैं। तो कांग्रेस के अंदर ये प्रक्रिया चल रही है। इसमें व्यक्ति की बात नहीं करूंगा मैं कि कौन व्यक्ति क्या, लेकिन सवाल यह है कि जो लोग कांग्रेस को छोड़कर, जिन्होंने कांग्रेस के अंदर लगातार अच्छा मान सम्मान पाया, वो अगर छोड़कर बीजेपी के पक्ष में आके खड़े नजर आते हैं, तो कांग्रेस के हर कार्यकर्ता को दुख होता है। वो दुख होता है कि हम जमीन पर रहकर अपने परिवारों के अंदर आज की तारीख में ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि एक खास विचारधारा हमारी है, हम सांप्रदायिक नहीं है, हम लोगों के पक्ष में, जिसको कहते हैं जनपेक्षी भूमिका के अंदर हम रहते हैं, हम आरएसएस के खिलाफ लड़ते हैं। और जब वही लोग जो हमारे साथ आज तक लड़ रहे हैं, कल अगर बीजेपी के पाले में नजर आएंगे, तो इसका निश्चित तौर से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में ही नहीं, जो लोग कांग्रेस को पसंद करते हैं, जिनका पार्टी से एक्टिव कोई रिश्ता नहीं होता है, उनको भी बुरा लगता है। तो सवाल यह है कि आज की तारीख के अंदर ये जो संघर्ष वैचारिक है, ये वैचारिक संघर्ष कई बार पार्टियों को इससे गुजरना होता है। कांग्रेस पार्टी भी गुजर रही है, इसका मतलब ये नहीं कि कमजोर हो रही है। कई बार वैचारिक संघर्ष पार्टी को निखारता है और मजबूत धरातल के अंदर लेके आता है। ये संघर्ष और पार्टियों में भी चला है वक्त वक्त पे। मैं आपको थोड़ा रोकता हूं। आपने एक आंकड़ा साझा करके कोशिश की कि देखिए कांग्रेस से अगर लोग छोड़कर गए तो भाजपा से भी लोग छोड़कर गए, पर किन हैसियत के लोग गए हैं, ये सवाल है। सुष्मिता देव 5 साल तक अध्यक्ष थी महिला कांग्रेस की, छोड़ गई। क्यों?
ज्योतिरादित्य सिंधिया चेहरा हुआ करते थे, राहुल गांधी की छाया के तौर पर देखे जाते थे, नहीं रहे। क्यों? जितेंद्र प्रसाद युवा ब्रिगेड का अहम हिस्सा, नहीं रहे साथ। कैप्टन अमरिंदर ऐलान कर दिए कि भाजपा में नहीं जाऊंगा, लेकिन अब कांग्रेस में नहीं रहूंगा। कुल मिला के गुरदीप जी, आपको नहीं लगता है कि आपके जो पहचान हुआ करती थी कांग्रेस पार्टी की जनता के बीच में, जिन नेताओं को लेकर आप फक्र से बताया करते थे कि देखिए ये हमारी धरोहर है, ये हमारी संभावना है, उन सबको अब अपना भविष्य कांग्रेस में दिखाई नहीं देता, कांग्रेस की नीति में दिखाई नहीं देता। और इसलिए ये भगदड़ है, इसलिए ये दृश्य है, और इसलिए इन सवालों से दो चार होने के लिए गुरदीप सिंह सप्पल विवश है। आपने जो अभी फ्रेज यूज किया, जो वाक्य यूज किया कि बहुत सारे लोगों को भविष्य नजर नहीं आता, बहुत सारे लोग जो कांग्रेस को केवल सत्ता की एक सीढ़ी मान रहे हैं, उनको वाकई ये लगा कि ये सत्ता की सीढ़ी नहीं बन रही है, वो गए। लेकिन कांग्रेस के अंदर जो लोग हैं, जो आज के दौर में कांग्रेस के अंदर मेहनत कर रहे हैं, जो आज के दौर में संघर्ष कर रहे हैं, जो पार्टी को बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, वो सत्ता की सीढ़ी की मार्फत ना आए हैं, ना उसको सत्ता की सीढ़ी मान के चल रहे हैं, बल्कि भारत कैसा हो उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। जाने वालों को आप देखिए जरूर, हम भी देखते हैं, सब देखते हैं। मैंने खुद बोला कि अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह आज बीजेपी के साथ नजर आए हैं, तो वो सारे लोग जो उनको बड़े सम्मान के साथ, उनको बड़े सम्मान से देखते थे कि ये हमारे मुख्यमंत्री हैं, आज उन सबको झटका लगेगा ही लगेगा ना, ये तो होगा ही होगा। लेकिन सवाल ऐसी बात करें गुरदीप सिंह सप्पल जी, कौन ऐसा देख रहा है? हेमंत बिस्व शर्मा सम्माननीय मुख्यमंत्री असम आपके सामने है, ज्योतिरादित्य सिंधिया माननीय विमानन मंत्री हमारे सामने है। तो कुल मिलाकर भरी पड़ी है फेरिस्त, जिन्होंने अपनी अपनी जगह ले लिया है। जितेंद्र प्रसाद सम्मानीय मंत्री हो गए उत्तर प्रदेश सरकार के। कुल मिला के सबको अवसर मिल रहा है, सब अवसर प्राप्त कर रहे हैं। कांग्रेस के ही अपने प्रामाणिक नेता सवाल उठा रहे हैं, इस पर कोई दृष्टि तो दें। कपिल सिब्बल पूछ रहे हैं, हमारे पास निर्वाचित अध्यक्ष नहीं है, फैसला कौन ले रहा है? कपिल सिब्बल ये बंद कमरे में नहीं पूछ रहे हैं, चौराहे पर आपकी इज्जत पर सवाल उठा रहे हैं। कुछ कहेंगे? जवाब देने के स्थान पर कार्यकर्ता चले गए, उनके घर पर तोड़फोड़ कर रहे हैं। यही जवाब है कांग्रेस के पास अब उठाए जाने वाले गंभीर किस्म के प्रश्नों का, अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के यही जवाब बचा है। आप बात को जितना मर्जी घुमा के बोले, मैं आपको दूसरे आंकड़े दे सकता हूं। कांग्रेस पार्टी में महाराष्ट्र के अध्यक्ष नाना पटोले आए, बीजेपी के सांसद ही थे, छोड़कर आए। उन्होंने बोला हम लड़ेंगे बीजेपी के खिलाफ, वैचारिक रूप से उनसे हटकर कांग्रेस की विचारधारा में जुड़े। तेलंगाना में रेवंत रेड्डी उन्हीं के यहां से आए। अभी पंजाब में भी चाहे जितना भी हो रहा हो, सिद्धू भी आए। बहुत सारे लोग ऐसे भी जुड़े हैं कांग्रेस के साथ इस दौर में, जो बीजेपी से भी हटके आए हैं और बीजेपी से लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन जहां तक बात है डेमोक्रेसी की, आपने बात बोल दी। अरे कांग्रेस के अंदर विधिवत रूप से सोनिया गांधी अध्यक्ष हैं, इंटरिम अध्यक्ष बनी थी, लेकिन वो अध्यक्ष हैं। पिछले 6 महीने के अंदर आप खुद डेटा निकालिए कि कितनी वर्किंग कमेटी मीटिंग हुई है, और उनके अंदर ये सारे लोग थे जिनकी आप बात कर रहे हैं, जो आज नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। आज वो कह सकते हैं कि वर्किंग कमेटी के अंदर उनको किसी भी सवाल पे कुछ भी बोलने से रोका गया हो? उन्होंने खूब बोला है ना। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के अंदर सब रास्ते बंद है, लेकिन ये द्वंद्व है, द्वंद्व वैचारिक भी है, द्वंद्व व्यक्तिगत भी है जो कांग्रेस के अंदर चल रहा है। इस द्वंद्व से निकलकर एक नई कांग्रेस जन्म ले रही है, ये भी एक सच है। इस सच के अगर आप बात कांग्रेस के जन्म लेने की संभावना के साथ गुरदीप सिंह सप्पल जी इस कार्यक्रम में बोले, समझने की कोशिश की है, नई कांग्रेस का जन्म होने जा रहा है। तो प्रेम प्रकाश पांडे जी मेरे साथ में हैं, भारतीय जनता पार्टी के विचारवान राजनेता हैं। गुरदीप सिंह सप्पल जी के इस दावे ने आपको कितना दहला दिया प्रेम प्रकाश जी? नई कांग्रेस का जन्म होने जा रहा है, कितना हड़बड़ा गया? एक सवाल तो ये, और दूसरा आपसे जानने में है कि जिस भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेता नरेंद्र मोदी ने दावा किया था कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का, वो कांग्रेस युक्त भाजपा बनाने के लिए इतनी व्याकुल क्यों हो गई? जो आपकी मांग इतनी सुंदर सजी हुई दिखती है, उसमें जो मांग में सिंदूर भरा है, उन सिंदूर की चमकते कणों में
कांग्रेस ही क्यों हर जगह अब दिखाई देने लगे? थोड़ा रोशनी देंगे। अपने समर्पित कार्यकर्ताओं और नेताओं को घरों पे बिठाकर ये पुराने कांग्रेसियों को ला लाकर जो आप अपने आप को दैदीप्यमान कर रहे हैं, क्या साबित करना चाह रहे हैं? देखिए, जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस अब वो कांग्रेस तो रही नहीं। सबको मालूम है कि आजादी के बाद, हालांकि आज भी कोई भी कांग्रेसी जब प्रयास करता है तो बोलता है हम वही वाले हैं जो आजादी की लड़ाई लड़े थे, हमारे लोगों ने लड़ा, बाकी लोग कोई कुछ नहीं किए। तो वो तो कांग्रेस उसी दिन जब गांधी जी ने कहा था कि इस कांग्रेस को समाप्त कर दो, तो कांग्रेस न तो विचार, गांधी जी के विचार को लेकर के चलने वाली पार्टी रही। अभी गुरजीत जी बोल रहे थे कि भाई हम लोग सांप्रदायिकता, लोकतांत्रिक और बड़ी बड़ी बातें होती रहती कि सवाल पूछने वाले का, आपने स्वयं पूछा कि सवाल एक कपिल सिब्बल पूछे तो उनके घर पे लोग चढ़ गए। तो सवाल पूछना, लोकतांत्रिक, कांग्रेस का हर बार जो नेतृत्व के आधार पर जो आजादी के बाद चाहे जवाहरलाल जी नेहरू रहे, इंदिरा गांधी जी रही, फिर राजीव गांधी, जो सत्ता जब रहती है तो कांग्रेस में लोग विभिन्न प्रकार के रहते हैं। सत्ता जाने के बाद में 2014 से लगातार कांग्रेस राहुल गांधी जी की राजनीतिक स्थापना के लिए सारे प्रयास कर डाली है। कभी ट्रेन में चलाया, कभी बस में घुमाया, यूनिवर्सिटी घुमाया, खटिया पे लिटाया, गरीब के घर को लाया, अनुसूचित जाति, फिर आलू, सोना, किसान, क्या क्या, मतलब हर तरह का प्रयोग करके 2014 से कभी एंग्री यंगमैन बनाया, कभी कुर्ता फड़वाया, कुर्ता फड़वाने से लेकर के टी शर्ट तक जो है पहना करके घुमा डाली, जनेऊ ऊपर पहनाने से लेकर के सारा कभी ब्राह्मणवादी बताया, कभी कुछ बने, सब चीज करने के बाद वो फेल होते जा रहे हैं। और फेल होने के कारण जब नेतृत्व फेल होता है तो लोग जो है धीरे धीरे चले जा रहे हैं। कांग्रेस के पास वर्तमान में 2014 के बाद फिर 19 के लोकसभा चुनाव के बाद 3 प्रदेश जो है आई थी, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, जिनका आपने खुद ही उल्लेख किया। मध्य प्रदेश तो चला ही गया और राजस्थान में जाते जाते रुका, जो डिवीजन हुआ, और छत्तीसगढ़ में अभी आप ही लोग बता रहे कल जो है 15 लोग गए हैं, इसके पहले 52 गए, 2.5 साल। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस की समस्या ये है कि ये राहुल गांधी जी को ही नेता बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि वो एक परिवार की पार्टी है। और दूसरा, राहुल गांधी जी हर स्तर पे असफल हो रहे हैं और असफल होकर के वो एक ऐसे नेतृत्व के सामने लड़ने की इन लोग कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए जो पुराना जो नेतृत्व है, जिनके बारे में अभी सब लोग जो भी बातें कहें, लेकिन ये वही लोग हैं जो मनमोहन सिंह के नेतृत्व में अधिकतर लोगों ने काम किया है। जैसे कांग्रेस की सरकार की दुहाई देकर के सोनिया जी जिसमें एनएसए की चेयरपर्सन रही हैं, तो उन्हीं की दुहाई देकर के करने वाले लोग कि ये जो G23 जिसपे अभी बातें उठ रही है कि नहीं अब ये सब बेकार हो गया और द्वंद्व चल रहा है, नया कांग्रेस। तो नया कांग्रेस और पुराना कांग्रेस, कांग्रेस तो लगातार बदलती रही, बैल की जोड़ी से लेकर के गाय बछड़ा से अब पंजाब किसान तक। तो ये बार बार जो है उनके अपने, तो जब नेतृत्व इनका कमजोर होता है तो ये चीजें दिखती है। कांग्रेस न तो कोई विचारधारा है और इस स्तर पर सांप्रदायिकता के कहाँ के उदाहरण रहे हैं, 84 के दंगे से लेकर के और कितने सारे रहे हैं। तो ये सारी बातें बेकार है। अब सत्ता जा रही है, अब चूंकि सत्ता का ही खेल कांग्रेस जानती है और इसीलिए जब सत्ता रहती है तब तो इधर उधर से सब जुड़े रहते हैं और नेतृत्व कमजोर होता है तो जा रहे हैं। तो इसमें तो कहीं है नहीं। दूसरी बात रही कि भाई बहुत सारे ऐसे जगहों पर जो कांग्रेस के लोग छोड़ के आ रहे हैं और उनके कुछ विचारधारा, कुछ जो कार्य
जिस तरीके से राजनीतिक दृष्टि या राजनीतिक प्रबंधन की भी दृष्टि से जो आवश्यक होगा, तो मुझे लगता है जैसे चाहे आसाम के आप बात कर रहे हो मुख्यमंत्री जी, तो आसाम के मुख्यमंत्री जी पहले आए तो मंत्री रहे, 5 साल उन्होंने काम किया, तो उनके कार्य को देख करके फिर उनकी लीडरशिप दी गई। ज्योतिराज सिंधिया निश्चित तौर पर अगर आप देखेंगे तो राजमाता सिंधिया, माधवराव सिंधिया पहले जनसंघ से ही जीते थे। तो ये परिस्थितियां जो बनती गई तो कुछ राजनीतिक परिस्थितियों के कारण भी है, लेकिन किसी के सजाने और इसका नहीं है। जो पंजाब के कारण जो स्थिति बनी है सिद्धू जी के कारण, अब इसी महोदय सिद्धू जी ने, माफ कीजिएगा, माननीय राहुल गांधी जी का जो उपनाम रखा, जो पूरे देश भर में चला, वो नाम मैं ले भी नहीं सकता। और वही राहुल गांधी जी कांग्रेस की जब वर्किंग कमेटी में सोनिया जी के बारे में बोलते हैं कि मेरे जीवन का लक्ष्य ये होगा कि जब तक मेरे खून का एक एक कतरा रहेगा, मैं लाल किले पे राहुल जी को दिखाना चाहता हूँ। सोनिया जी बड़ी खुश दिखाई देती हैं, ये सब टीवी चैनल दिख रहा। फिर उसी सिद्धू जी के कारण ये सारा खेल हो रहा है, और फिर वही सिद्धू चले जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये तो मानना पड़ेगा कि जो पॉलिटिकल मैच्योरिटी का सवाल है राहुल गांधी में, अभी उनको और शायद ज्यादा लगेगा, और जो उनके अंदर काम करने वाले प्रेम प्रकाश जी ने सारी बातचीत का निचोड़ जो दिया है, वो निचोड़ दिया है कि कुल मिलाकर राहुल गांधी का नेतृत्व ही कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या बना हुआ है। बाकी नई कांग्रेस बनने का, पुरानी कांग्रेस बनने का, विचार होने का, विचार नहीं होने का कोई मामला नहीं है। एक लगातार असफल साबित हो रहे नेतृत्व को सफल साबित करने की कोशिशों के चलते कांग्रेस का यह हाल हो रहा है। मैं नवदीप जी के पास जाना चाहता हूं, लेकिन गुरदीप जी लगातार हस्तक्षेप करना चाह रहे थे। एक बार उनके हस्तक्षेप को संक्षिप्त में सुनते हैं और फिर नवदीप जी से समझने की कोशिश करते हैं कांग्रेस की इस दशा को। जी गुरदीप जी। हिमांशु जी, मैंने सुना अभी जवाब जी। ये बात सच है कि बीजेपी के जितने भी नेता होते हैं उनको बोलने की बड़ी ट्रेनिंग है, क्योंकि हम कई बार कहते हैं रामायण रामलीला से ट्रेन होके आते हैं, और अकेली पार्टी है जहां पे कार्यकर्ता नहीं होते, आरएसएस में प्रचारक होते हैं। प्रचार करने में इनका परे होती हैं कि आज उन्होंने गांधी जी की बात शुरू कर दी। गोडसे की भक्ति, हर गली मोहल्ले में आप आरएसएस के व्यक्ति से बात कीजिए, भक्ति गोडसे की करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को गांधी का देश बताएंगे। लेकिन अटैक करेंगे राहुल गांधी पे। 7 साल से राहुल गांधी पे हजारों करोड़ खर्च कर दिए कि उनकी इमेज ध्वस्त कर सके। बोला जी कभी कुछ पहन के आते हैं, कभी कुछ पहन के आते हैं। भूल गए कि मोदी जी क्या पहनते हैं। कभी सूट पहनते हैं अपना नाम लिखवा के, तो कभी 1 लाख का चश्मा पहनते हैं, और कभी उनकी माताजी टूटे हुए चश्मे पहन के उनके माताजी की फोटो को वायरल कराते हैं। ये सब वोट के लिए करते हैं ना, राहुल गांधी ऐसे नहीं करते हैं। सॉरी, सवाल ये है आज की तारीख के अंदर बीजेपी सत्ता चला रही है, इतनी सारी बातें उन्होंने कर दी, इतनी सारी बातें की। मोटी बात करें कि पूरे देश की एक एक चीज को बीजेपी जो बेच रही है उस पर सिर्फ राहुल गांधी लड़ रहे हैं, इसका जवाब दे दें। और आज के आपके चैनल पे सिर्फ इस बात की भर्त्सना करते, देशभक्त पार्टी है, पूरे देश के अंदर कहते हैं हम राष्ट्रवादी हैं। चीन घुस के आया, अभी 100 लोग आए, उनके तोड़फोड़ करके चले गए, अभी उसकी निंदा कर दें, इस चैनल पे निंदा कर दें, मैं मानूंगा कि उनके लिए देश सर्वोपरि है, पार्टी सर्वोपरि नहीं है। हमारे लिए तो विचारधारा सर्वोपरि है, हम उसी के इर्द गिर्द कांग्रेस पार्टी बना रहे हैं, राहुल गांधी उसी पे लड़ रहे हैं। लेकिन आज इस चैनल पे आपके वो सिर्फ ये कह दें कि वो निंदा करते हैं और वो कहते हैं कि ये गलत हुआ, चीन के लोग आए, पहले लद्दाख में आए, अब यहाँ पे आए उत्तराखंड के अंदर और चले गए। आप राहुल गांधी को भूल जाइए, राहुल गांधी को आप हरा चुके चुनाव के अंदर, वो नए सिरे से मेहनत करके पार्टी खड़ी कर रहे हैं अपनी, वो कर लेंगे। आप सत्ताधारी पार्टी है, सत्ताधारी पार्टी की जिम्मेदारी देश की सुरक्षा करना है, देश की संपत्ति की सुरक्षा करना है। आप उसके बारे में जवाब दीजिए, तब उसके बारे में जवाब दीजिए। गुरदीप जी का कहना है राहुल गांधी तो पार्टी को नए सिरे से व्यवस्थित कर रहे हैं, पर कैसे कर रहे हैं भाई? राहुल गांधी के पास में पद क्या है जिसके चलते वो पार्टी के सदन में ये सब कर रहे हैं? कपिल सिब्बल सवाल उठा रहे हैं, भाई हमारा कोई निर्वाचित अध्यक्ष नहीं है, फैसले कौन ले रहा है? नवदीप जी के पास में मैं चलता हूं। नवदीप जी, आपसे जानना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी में जो सवाल उठ रहे हैं, उन सवालों के उठने के चलते क्या एक तीसरी पार्टी के लिए कोई विकल्प देश में तैयार हो रहा है? ये सवाल है, क्योंकि कांग्रेस का कांग्रेसियों के अंदर ही मोह भंग होने का एक सिलसिला शुरू हो गया। दावे जो भी हो, पर विकल्प में क्या केवल भाजपा ही है इस देश में?
जिन कांग्रेसियों का मोह भंग हो रहा है, अगर विचार के स्तर पर, संभावना के स्तर पर उन्हें इतनी शून्यता कांग्रेस में दिखाई देने लगी है, कोई अन्य राजनीतिक दल में भी ये संभावनाएं दिखती हैं? क्या कहेंगे आप? आज हम अगर बात करें, पहले बात जी। हो रही है कि 177 सांसद इधर चले गए उधर चले गए जी। 75 साल हो गए हैं देश को आजाद हुई। मोर देन 50 इयर्स कांग्रेस पावर में रही है। आज बात यह है कि जो हमारी ये डिबेट चल रही है, पब्लिक अगर देख रही होगी, कोई इधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है, इसके साथ उनका कोई सरोकार नहीं है। लेकिन हम बात करें कि 75 सालों में इन पार्टियों ने, दोनों ने लोगों को क्या दिया? अभी तक पीने की पानी की सुविधा नहीं सप्लाई कर सके। और देखिए जो हेल्थ है उसको अच्छे तरह से नहीं ये लोगों को पहुंचा सके, हेल्थ। और दूसरी बात ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है कि पंजाब की अगर बात करें हम, पंजाब एक अग्रेरियन स्टेट है, तो आज पंजाब में पंजाब का किसान है जो दिल्ली की सरहदों पर बैठा है, किसान धरने पर बैठा है। 600 के करीब हमारे पंजाब के किसान शहीद हो चुके हैं। और हमारे पंजाब के लिए कभी यह अब हमारा पंजाब का जो जवान है वो सरहद पर शहीद हो रहा है। उस जवान का बुजुर्ग बाप अपनी जमीन बचाने के लिए दिल्ली पर शहीद हो रहा है। आज हमारे लोगों को इन पार्टियों से प्रोग्राम चाहिए कि हमारी प्रो पब्लिक पार्टी, आपकी कोई पार्टी है जो प्रो पब्लिक क्या प्रोग्राम दे सकती है? लोगों ने इनसे कुछ नहीं लेना, कोई इधर गया कोई उधर गया। ये तो बात है कि मेरे को वो एक शेर याद आ गया कि इस हमाम में सभी नंगे हैं, इसे देखकर शर्माऊं मैं। ये तो पब्लिक देख चुकी है, कोई इधर जा रहा है कोई इधर जा रहा है कोई इधर जा रहा है। लेकिन पब्लिक के लिए क्या काम किया है 75 सालों? मोर देन 50 ईयर कांग्रेस यहाँ रही है और अब बीजेपी रही। बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं नवदीप जी। बोले ठीक है इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, पर किस लिए जा रहे हैं? क्या जनता के लिए जा रहे हैं? 75 साल में एक पीने का पानी भी इस देश के लोगों को हक के तौर पर नहीं मिल पाया। वो लोग किन बातों के लिए इधर से उधर जा रहे हैं? लेकिन मेरे साथ में विनोद अग्निहोत्री, वो संजीदा बात करना चाहता हूं विनोद जी, और आपसे समझना चाहता हूं, क्या आप महसूस करते हैं कि कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए तमाम संभावनाशील नेताओं को अब ये लगने लगा है कि इस पार्टी के रहते हुए उनका राजनीतिक भविष्य सुरक्षित नहीं? इस पार्टी का टिकट, इस पार्टी का चिन्ह अब चुनाव जीतने की गारंटी नहीं है। इसलिए तमाम नेता जहां मौका लग रहा है, जहां संभावना बन रही है, अपना दूसरा घर तलाश रहे। सुष्मिता देव 5 साल राष्ट्रीय अध्यक्ष रही महिला कांग्रेस की, 6 महीने भी पद से अलग रहकर रहे, कांग्रेस में नहीं रह पाई, टीएमसी में चली गई। अमरिंदर सिंह 9.5 साल तक मुख्यमंत्री जिस शख्स को बनाकर रखा, वो जीवन के 80वें बसंत को देखते हुए अभी भी हसरत में तड़फड़ा रहा है कि मुझे ही मुख्यमंत्री रहना चाहिए। 2017 में घोषणा की थी कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। रीता बहुगुणा जोशी, विजय बहुगुणा जोशी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, क्या कहते हैं आप बतौर पत्रकार इस दृश्य को देख के? क्या कांग्रेस का नेतृत्व वाकई अपना आकर्षण खो चुका है? इस सत्य को स्वीकारना चाहिए गुरतेज सिंह सप्पल और उनकी पार्टी के अन्य नेताओं को। कपिल सिब्बल जो सवाल उठा रहे हैं उस पर ध्यान देना चाहिए। G23 कह रहा है हम जी हजूर नहीं है, G23 है, सवाल उठा रहे हैं, सवालों पर ध्यान दीजिए, कांग्रेस को मजबूत करना चाहते हैं। विनोद अग्निहोत्री जी को इन सवालों में क्या दिख रहा है? हिमांशु जी, आपके 2 सवाल हैं, मैं दोनों का जवाब एक एक करके दूंगा जी। पहली बात तो यह है कि कांग्रेस का विकल्प कांग्रेस ही बनेगी, जैसे भाजपा का विकल्प भाजपा ही बनेगी। हर पार्टी का विकल्प वही पार्टी बनती है, क्योंकि उसके पीछे वैचारिक सोच और बहुत सारी चीजें होती है। एक इकोसिस्टम होता है पॉलिटिकल जिसमें पार्टी बनती है। और कांग्रेस एक प्रसव पीड़ा से गुजर रही है। ये प्रसव पीड़ा 1967 में भी थी, जब इंडिकेट और सिंडिकेट का इंदिरा गांधी ने पूरा एक माहौल चला था। फिर 1977-78 में ये प्रसव पीड़ा हुई। बड़े बड़े दिग्गज ब्रह्मानंद रेड्डी, स्वर्ण सिंह, सिद्धार्थ शंकर रे, जैसे आज आप नाम ले रहे हैं ना, सिंधिया जी, इनके सबके, वैसे उस समय बड़े दिग्गजों के नाम थे। ऐसे ही 67 में बड़े दिग्गजों के नाम थे। और तो उसी तरह 89 में भी वीपी सिंह, अरुण नेहरू, अरुण सिंह, वो क्या कहते हैं, सतपाल मलिक, आरिफ मोहम्मद खान, रामधन, ये सब बड़े नाम थे, सब कांग्रेस छोड़ के गए थे। तो वो प्रसव पीड़ा से हर पार्टी को गुजरना पड़ता है जब वो सत्ता के बाहर होती है। भाजपा में भी दौर आया है,
2004 से सत्ता से हटने के बाद याद करिए वो मोहन भागवत जी का जो मीटिंगें होती थी झंडे वाला में, और डी जैसे आज G23 है उसमें D4 होता था और सबको तलब किया जाता था। और जब मोहन भागवत जी का वो स्टेटमेंट याद कीजिए कि हम अर्श से फर्श तक पार्टी को उठाएंगे, यानी फर्श से अर्श तक, खाक से राख से जो है पार्टी विल ग्रो फ्रॉम द एशेस, यानी राख से पार्टी निकलेगी। तो हर पार्टी का ये दौर आता है, और खासकर जब वो सत्ता से दूरी का अंतराल बढ़ जाता है, क्योंकि 10 साल की दूरी बहुत ज्यादा होती है, 5 साल तो कट जाते हैं किसी तरह। और जो लोग गए हैं कांग्रेस छोड़ करके, जरा उनकी पृष्ठभूमि देखिए। सप्पल साहब बैठे हुए हैं, मैं इनसे कहूंगा कि कांग्रेस नेतृत्व को थोड़ा सा समझाइए, बहुत करीबी है पर कि जो सुविधा भोगी नेताओं को 10 साल में आपने आगे बढ़ाया, ज्योतिरादित्य सिंधिया खानदान की विरासत, जितेंद्र प्रसाद जी के बेटे, सुष्मिता देव संतोष मोहन देव जी की बेटी, रीता बहुगुणा जी हेमंत बहुगुणा की बेटी, चौधरी बीरेन्द्र सिंह सर छोटू राम के ग्रैंडसन, और आप नाम गिन लीजिए, वही लोग छोड़ के गए हैं जो चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए, बचपन से उन्होंने सत्ता देखी और उसके बाद पार्टी में आए और पार्टी में उनको सब कुछ मिला। 18 साल की उम्र के जीवन में ज्योतिरादित्य सिंधिया को क्या नहीं मिला जितेंद्र प्रसाद को, क्या नहीं मिला जो है जो सुष्मिता देव को, लेकिन जब पार्टी को देने का समय आया तो उन्होंने अपने अपने रास्ते तलाश लिए, क्योंकि वो पार्टी अब उस सत्ता से दूर नहीं रह सकती, ये उनका मामला है। दूसरी बात यह है कि राहुल गांधी की समस्या मालूम है क्या है? राहुल गांधी को जितना विरोध बाहर से नहीं उतना पार्टी के अंदर से है। ये G23 जिसको हम लोग कह रहे हैं, मेरे बहुत सारे मित्र हैं उस G23 में, ये वही G23 के सारे नेता हैं जो पिछले 35-40 साल में हर पद पर काबिज रहे हैं, और उनकी वजह से ही पार्टी आज 44 से 53 तक पहुंच पाई है। उसके लिए वो भी जिम्मेदार है। 10 साल अगर कोई, मुझे आप 10 साल मंत्री बना दीजिए किसी केंद्र में और किसी स्टेट में, मैं गारंटी देता हूं कि उसके बाद या तो चुनाव हारूंगा नहीं, और हारूंगा भी अगर कोई लहर हुई तो बहुत कम वोटों से हारूंगा, 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख से नहीं हारूंगा। इसका मतलब क्या है कि 2014 में 2019 में आप कैसे चुनाव हारे? सिंधिया जी किससे चुनाव हारे? अपना उस व्यक्ति की जिसने चुनाव हराया वो क्या था? यानी आप, इसका मतलब कार्यकर्ताओं के साथ आपका क्या संबंध रहा? ये G23 के लोग जब मंत्री थे, ये एक, मैं कपिल सिब्बल को स्पेयर करता हूं इससे, भले सप्पल साहब को अच्छा ना लगे क्योंकि इसमें पता नहीं कपिल सिब्बल, लेकिन कपिल सिब्बल को G23 से इसलिए स्पेयर करता हूं कि कपिल सिब्बल की हैसियत कांग्रेस पार्टी के में आने से पहले भी थी, एक सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील के रूप में, और पार्टी अगर छोड़ भी देंगे तो भी बनी रहेगी। बाकी सब जो हैं जितने हैं कांग्रेस पार्टी की बदौलत ही जाने जाते हैं। और गुलाम नबी साहब कभी कश्मीर से लड़ जाएंगे, कभी महाराष्ट्र से लड़ जाएंगे, आनंद शर्मा साहब, उनको राज्यसभा हर राज्य से मिल जाएगी। अब सबको मतलब जो चाहा सब मिला है लोग। और बाकी कितने नेता जो है वो युवा से बूढ़े हो गए लेकिन नेता नहीं बन पाए कांग्रेस पार्टी में। क्यों? कि सब पदों पर काबिज है इन्हीं के लोग। डेमोक्रेटाइजेशन की कोशिश हुई, पार्टी के अंदर चुनाव कराने की कोशिश हुई NSUI में, यूथ कांग्रेस में, उसको फेल किया। उसके बाद प्राइमरी सिस्टम लागू करने की कोशिश हुई, उसको फेल किया। राहुल गांधी को जो नाम अभी पांडे जी लेना नहीं चाह रहे थे, वो बनाने का काम जितना बाहर के लोगों ने बाद में किया, पहले पार्टी के अंदर के लोगों ने किया। और इन्हीं लोगों ने बाहर जा जाके अफवाहें फैलाई राहुल गांधी के बारे में। आज देखिए हिमांशु जी, आपके बारे में, मेरे बारे में अगर हमारे घर का कोई आदमी बाहर कहेगा तो लोग ज्यादा विश्वास करेंगे। आज बीजेपी का आदमी कोई राहुल गांधी के बारे में कहेगा तो उतना विश्वास नहीं होगा जितना कोई कांग्रेसी कान में आगे कहेगा। इसी तरह बीजेपी के किसी नेता के बारे में जो बीजेपी का लोग बोलेंगे तो ज्यादा भरोसा होगा। तो पहले कांग्रेस के ही तमाम दिग्गजों ने जो है राहुल गांधी के बारे में दुनिया भर की अफवाहें फैलाई, वो हेमंत बिस्व शर्मा ने जाकर के कहा और बहुत लोगों ने। तो राहुल गांधी की समस्या ये है, मैं तो ये कह रहा हूं कि राहुल गांधी अब सही ट्रैक पर है। अब उन्होंने 10 साल उन्होंने झेला इन नेताओं को, और वो फैसले नहीं ले सके जो उनको लेने चाहिए थे अध्यक्ष के रूप में। जब वो राहुल गांधी को हम लोग कहते हैं असफल हो गए भाई। राहुल गांधी ने जो है गुजरात में नाको चने चबवाए, राहुल गांधी ने कर्नाटक में जो है तुरंत एक्शन लेकर सरकार बनवाई, राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश जितवाया, छत्तीसगढ़ जितवाया, राजस्थान जितवाया, तो कैसे फेल हो गए? लेकिन ओवर डेमोक्रेटाइजेशन, कंसल्टेशन, जब आपकी तूती बोल रही थी पार्टी के अंदर, तब आपने छत्तीसगढ़ में 2.5 साल का फैसला कर दिया कंसल्टेशन करके, यानी आपने वो गले पड़ गया।
जब आपकी तूती बोल रही थी, आपको कमलनाथ को एक पोस्ट देनी चाहिए थी, या तो आप प्रदेश अध्यक्ष रखते या चीफ मिनिस्टर रखते। आप कहते कि आपको दो बनना है, आपने उनका लिहाज करके, उनकी बुजुर्गियत का, परिवार से संबंधों का, पार्टी के योगदान का, उनको दोनों पद दे दिए। नतीजा ज्योतिराज सिंधिया बाहर हो गए, यही मामला उलझ गया राजस्थान में। तो क्योंकि कांग्रेस पार्टी के अंदर दरअसल क्या है, जो ये नेता है, ये इंदिरा गांधी के दौरान ट्रेंड हुए, ये संजय गांधी की भाषा समझते थे, ये डिक्टेट लेते थे, ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस के में पला ही नहीं है, नेहरू जी के युग नहीं है। तो समस्या ये, अब राहुल गांधी पश्चिमी लोकतंत्र के सोच से अमेरिकन सिस्टम डेमोक्रेटाइज करो, एनएसयूआई को करो, यूथ कांग्रेस को करो, लेकिन हर एक में उनको फेल किया गया। तो अब उसके बाद अब जब पंजाब में उन्होंने उसी स्टाइल से फैसला लिया कि कैप्टन को जो है जाना होगा तो जाना होगा। क्यों? कि पूरा पंजाब में से हम सब, अरे पंजाब तो कैप्टन की वजह से जीता, कैप्टन माने कांग्रेस, कैप्टन माने सब कुछ। तो राहुल गांधी, क्या किसी भी नेता को ये लगेगा कि भैया पार्टी तो है नहीं? और उसके बाद कैप्टन साहब ने 1.5-2 साल से जिस तरह से पूरा बिहेव किया, तो जाना पड़ा। अब सिद्धू साहब आ गए, सिद्धू साहब ने इस्तीफा दे दिया। अब सिद्धू साहब, आप देख लीजिए, आज सिद्धू साहब को प्रगट सिंह से डील करना पड़ा। बड़े ताव से इस्तीफा दिया था, उनको लगा था प्रियंका गांधी फोन करेंगी, राहुल गांधी फोन करेंगे, सोनिया जी फोन करेंगी, हरीश रावत दौड़ के जाएंगे, न कोई गया, बात किसी ने नहीं की। कह दिया कि भैया अपना घर में वहीं चंडीगढ़ में सुलझाओ मामला। चन्नी जी से कह दिया गया कि आप बोल दीजिए जो बोलना है। चन्नी जी ने कहा कि ठीक है, हम बात करने को तैयार हैं। फिर चन्नी जी ने प्रगट सिंह को लगा दिया, प्रगट सिंह आगे बात कर रहे हैं। यानी सिद्धू साहब को भी बता दिया गया है कि आपकी हैसियत प्रगट सिंह और चन्नी से बात करने की है। तो पॉलिटिक्स हर तरह का टर्न ले रही है। अब दिक्कत क्या है, ग्लास आधा खाली आधा भरा। कुछ लोग खाली देख रहे हैं, मैं भरा देख रहा हूं। मुझे लग रहा है खाली देख रहे हैं, भरा देख रहे हैं। लेकिन विनोद जी, मैं बीच में रोकते हुए आपसे जानना चाहूंगा, आपने सारी बातचीत के केंद्र में राहुल गांधी को ला दिया। राहुल गांधी ऐसा कर रहे हैं, राहुल गांधी ऐसा बोल रहे हैं, राहुल गांधी अब इस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं। मेरा आपसे सवाल है, राहुल गांधी किस हैसियत से ये सवाल कर रहे हैं? राहुल गांधी को अगर फैसले लेने हैं, पूरी पार्टी के 80% से ज्यादा लोग गुहार कर रहे हैं पिछले 2 साल से, साहब अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभालिए, पार्टी को नेतृत्व। वो अध्यक्ष बनते नहीं है और फैसले राहुल गांधी लेते हैं। ऐसा विनोद अग्निहोत्री जैसा संजीदा पत्रकार भी कार्यक्रम में सार्वजनिक रूप से बोल रहा है कि फैसले राहुल गांधी लेते हैं। थोड़े इस संदर्भ में भी कोई टिप्पणी करेंगे? क्या सहूलियत मिल रही है राहुल गांधी को इससे और कांग्रेस पार्टी को कि फैसले राहुल गांधी लेंगे लेकिन वो अध्यक्ष नहीं होंगे? आप सही कह रहे हैं हिमांशु जी, फैसले राहुल गांधी की सलाह से ही हो रहे हैं। सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में फैसलों पर मोहर लगाती हैं। देखिए, राहुल गांधी ने जब 2019 का लोकसभा चुनाव हारने के बाद इस्तीफा दिया, अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए कि इस हार की मैं जिम्मेदारी लेता हूं, जो कि पहली बार किसी पार्टी के अध्यक्ष ने यह साहसपूर्ण कदम उठाया था, जिसकी सराहना की जानी चाहिए, जो सराहना की भी गई। लेकिन नतीजा क्या हुआ? वर्किंग कमेटी के एक मेंबर ने उनके पक्ष में अपना इस्तीफा नहीं दिया। क्यों? सब बैठे हुए थे। तो राहुल गांधी को लग गया कि इस पार्टी में अब उसी तरीके से मुझे काम करना पड़ेगा जैसे पार्टी के नेता चाहते हैं। तो वो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के रूप में काम करना शुरू किया उन्होंने। वरना पहले राहुल गांधी जब सांसद बने थे, सिर्फ अमेठी का काम देखते थे 2004 में। कांग्रेसी इसलिए नाराज रहते थे कि सोनिया गांधी के बेटे हैं लेकिन हमारी बात नहीं सुनते। जब वो एनएसयूआई और उसके प्रभारी बने, जनरल सेक्रेटरी होकर, सिर्फ एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस की बात करते थे, दूसरी बातें नहीं करते थे। मैंने बहुत करीब से कवर किया है। उस वक्त कहते थे मेरा जॉब नहीं है, मेरा जॉब खाली ये है कि एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस करना है। इससे नाराज होते थे कांग्रेस से। तो राहुल गांधी को उस दिन से समझ में आ गया कि अब मुझे उसी तरह काम करना पड़ेगा जैसे कांग्रेसी चाहते हैं, इसलिए वो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी बन के काम कर रहे हैं। तो अब कर रहे हैं, वरना तो कायदे से जब आपके अध्यक्ष अथॉरिटी बन के काम कर रहे हैं। इतनी संजीदा और इतनी गंभीर की टिप्पणी विनोद अग्निहोत्री जी की है। तो गुरुदेव जी, आप ही बताएं, ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के माध्यम से आपको लगता है कि कांग्रेस का भविष्य संवर जाएगा? संवैधानिक व्यवस्था के तहत काम करके राहुल गांधी के बूते का नहीं है कि वो कांग्रेस को वापस उसकी खोई हुई चमक दिला सके। संजय गांधी उनके लिए रोल मॉडल बन रहे हैं। वो पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो इंदिरा गांधी या राजीव गांधी नहीं होना चाहते हैं। जैसे संजय गांधी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के तौर पर भारत के राजनीतिक इतिहास में उल्लिखित किए जाते हैं। इंदिरा गांधी के दौर में सत्ता की असल कुंजी संजय गांधी के पास हुआ करती थी। तो राहुल गांधी का आदर्श राजीव, इंदिरा, नेहरू नहीं रह गए, संजय गांधी हो गए। और उसी के माध्यम से कांग्रेस संवर जाएगी, निखर जाएगी, चमक जाएगी। जी गुरुदेव जी। हिमांशु जी, बात को बदलकर कैसे पेश किया जा सकता है, ये तो अभी अभी मैंने सीखा। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि
विनोद जी ने भी ये बोला कि राहुल गांधी के आदर्श संजय गांधी है, ये तो बोला ही नहीं। खैर उससे आगे निकलते हैं, बातचीत को आगे लेते हैं, क्योंकि आपने भी एक सवाल उठाया इसके पहले। गुरदीप जी बात को यहाँ पे ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। विनोद अग्निहोत्री जी ने बताया कि ये जितने नेता हैं ये संजय गांधी के समय की ट्रेनिंग लिए हुए हैं, तो राहुल गांधी को समझ में आ गया कि ये इसी तरीके की भाषा समझेंगे। विनोद जी आप एक बार हस्तक्षेप करके थोड़ा गुरदीप जी का जो जिज्ञासा है या उनको कोई संदेह है थोड़ा क्लियर करें। मैंने ये कहा कि राहुल गांधी ने शुरू में बड़े डेमोक्रेटिक तरीके से काम करने की पूरी कोशिश की और बहुत डेमोक्रेटिक तरीके से काम करते थे, सप्पल जी को मालूम है। लेकिन जब जिस दिन वर्किंग कमेटी में उन्होंने इस्तीफा दिया, उस इस्तीफे के बाद एक आदमी उठ करके उसने उनके समर्थन में इस्तीफा नहीं दिया या पेशकश नहीं की, तो उनको बहुत झटका लगा, सदमा लगा, क्योंकि भाई इनके लिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं। और उसके बाद तो उनको ये बात समझ में आई कि निश्चित रूप से ये सब लोग उसी कार्यशैली के आदी हैं जिस कार्यशैली से हमारी दादी और हमारे चाचा यानी काम करते थे या लेते थे। ये इसलिए तो भैया जिसको जैसी दवाई पसंद है वैसी दवाई दो, तो उनको वो दवाई पसंद है तो उस दवाई से काम कर रहे हैं। मेरा ये कहने का मतलब है आदर्श तो होता है। विनोद अग्निहोत्री जी ने स्पष्ट कर दिया, चाचा ही उनके मॉडल हैं। आगे आपकी टिप्पणी। देखिए राहुल गांधी की वर्किंग की अगर बात करें, जवाब में कुछ और देना चाहता हूं, लेकिन पहले आपकी बात को एड्रेस कर दूं। अभी भी वो डेमोक्रेटिक वर्किंग के बेस पे ही चल रहे हैं। अभी भी पिछले 2 दिन में उन्होंने यही फैसला लिया कि जिनकी जिम्मेदारी है राज्य संभालने की, वही राज्य के राजनीतिक परिदृश्य को संभालेंगे। ये बात जो अंदर हम कांग्रेस के अंदर लोग हैं, हम जानते हैं कि वो एम्पावर करते हैं, जिसको पद देते हैं कि वो लोग अब पद पे हैं तो उस पद पे अपने अधिकार का इस्तेमाल करके आगे का रास्ता तय करें। बहुत विनम्रता के साथ मैं हस्तक्षेप कर रहा हूं और आपकी टिप्पणी पर ही सवाल चाहता हूं स्पष्टीकरण के रूप में कि राहुल जी ऐसा तय कर रहे हैं, राहुल जी ऐसा करने दे रहे हैं, किस अधिकार के तहत राहुल जी ये सब कर रहे हैं? राहुल जी के पास पार्टी के संविधान के तहत कौन सी अथॉरिटी है जिसके तहत वो ये सब कर रहे हैं? गुरदीप जी हमें बता रहे हैं कि वो ये सब कर रहे हैं। वह पार्टी की किस पद पर इस अथॉरिटी के साथ हैं, थोड़ा सा साझा कर सकते हैं? वह कांग्रेस के नहीं बल्कि इस देश की लोकसभा के सम्मानित सदस्य हैं। क्या उसके नाते से पार्टी के सारे फैसले लेने का अधिकार कांग्रेस के संविधान में उन्हें दिया गया? यही अपने आप में एक विसंगति नहीं है? क्या गुरदीप जी स्वयं नहीं मानते हैं कि राहुल गांधी जी को अप्रत्यक्ष नहीं बल्कि प्रत्यक्ष तरीके से नेतृत्व देने की जरूरत है? कांग्रेस जिस दौर से गुजर रही है, देश को जिस दौर से गुजरने की बात राहुल गांधी कहते हैं, उसमें उन्हें पीछे से नहीं सामने आके नेतृत्व देने की जरूरत है। हिमांशु जी, आपकी बात का सीधा जवाब है, किसी भी नेता को जो स्वीकार्यता मिलती है वो 2 तरह से मिलती है। एक उसको पद से मिलती है, एक उसके अपने विचारों से मिलती है। और ये कोई नई बात नहीं है। अगर हम कुछ समय पहले देखें तो जब लाल कृष्ण आडवाणी अध्यक्ष थे बीजेपी के, तो वाजपेयी जी का जो कद था, बिना अध्यक्ष हुए भी, बिना फॉर्मल पद लिए भी बीजेपी के राजनीति में जो उनका इंटरवेंशन था वो पूरा देश जानता है। और पीछे जाए तो बहुत किस्से गिना सकता हूं कि महात्मा गांधी के पास भी कभी कोई पद नहीं था लेकिन स्वीकार्यता थी। तो सवाल यह कि राहुल गांधी की स्वीकार्यता क्यों है, ये सवाल पूछना जरूरी है कि आज की कांग्रेस में राहुल की स्वीकार्यता ज्यादा क्यों है बिना पद के भी। और उसकी वजह है कि राहुल गांधी के अंदर ये स्पष्ट समझ दिखती है कि 3 चीजें भारत की 3 चीजों पे उनके विचार स्पष्ट हैं। एक, भारत की जो अंदरूनी गठन है जिसके अंदर सामाजिक हमारी व्यवस्था है, उसको लेके समझ, मुझे 2 मिनट दीजिएगा बोलने का। दूसरा, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, और तीसरा, विकास। अभी नवदीप जी ने बोला 70 साल में क्या हुआ, 70 साल में क्या हुआ। मैं कुछ बहुत इसमें घंटों लेक्चर दिया सकता है, मैं सिर्फ कुछ सेकंड में बताऊंगा कि कैसे हर प्रधानमंत्री का एक विकास में एक योगदान रहा। जब नेहरू थे तो फोकस हुआ कि देश के अंदर इंजीनियर, डॉक्टर, न्यूक्लियर पावर के रूप में भारत बने, हैवी इंडस्ट्री। आप देखिए पूरी दुनिया में भारत के इंजीनियर, डॉक्टर मशहूर है, न्यूक्लियर पावर के रूप में मशहूर है। लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी के टाइम पे स्पेस और कृषि, तो हम दुनिया में नंबर 1 हो गए स्पेस और कृषि में। राजीव गांधी के टाइम पे आईटी, टेलीकॉम, ठीक है, और मैनेजमेंट, तो हम दुनिया में नंबर 1 है तीनों क्षेत्र में। नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह के टाइम पे सर्विसेज इंडस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, हम नंबर 1 है पूरी दुनिया के अंदर। लेकिन अब बताइए मुझे कि 8वां साल मोदी जी का है, हम कहां पे हैं? 8 साल के अंदर सिर्फ विकास के नाम पे पान, पकोड़ा, पंक्चर को व्यवसाय के रूप में बोला गया
और एक बार तो आरएसएस के एक नेता ने यह भी बोला कि भीख मांगना भी 20 करोड़ का व्यवसाय है इस देश के अंदर। तो हम अपने बात को कहां से कहां लेके आ गए और फिर कहते 70 साल में कुछ नहीं हुआ। 8 साल से आम आदमी पार्टी भी दिल्ली के अंदर है, उस दिल्ली के अंदर जहां पे पुलिस पे खर्चा नहीं करना उनको, जहां पे आधी सड़कों का खर्चा केंद्र सरकार देती है, जहां एनडीएमसी एरिया का सारा खर्चा केंद्र सरकार देती है, जहां पे एनडीएमसी में रहने वाला हर व्यक्ति, हर सरकारी व्यक्ति, हर कंपनी उस एरिया में रहने वाला टैक्स दिल्ली सरकार को देता है, खर्चा दिल्ली सरकार को नहीं करना पड़ता। उसके बावजूद 8 साल में बताइए, बिजली पानी के सवाल को छोड़ दीजिए तो विकास के बाकी आयाम पे, लोगों के सवाल पे कौन सा सपना बेचा है, कौन सी ऐसी डिलीवरी की है कि हम कहें कि भारत दुनिया में उत्कृष्ट जगह पे पहुंच गया। पूरा बजट, पूरा टैक्स और आधा खर्चा की सरकार वो चला रहे हैं। तो ये मत बोलिए, लेकिन राहुल गांधी इस बात को समझते हैं कि आने वाले दिनों में जिस नीतियों पे कांग्रेस पार्टी चली 2012 तक, वो देश के लिए काफी नहीं है। वो कई बार बोल चुके हैं और उस नई नीतियों को डेवलप करने की जद्दोजहद कांग्रेस के अंदर है। एक बात। दूसरी बात, आप बात करते हैं टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की, भारत की जो बॉर्डर है उसकी इंटीग्रिटी की। 47 के बाद एक एक करके पुर्तगालियों को हटाया, गोवा लिया, ठीक है, आपके यहां हैदराबाद को जोड़ा, वहां से करते करते पाकिस्तान से बांग्लादेश को बनाया, सिक्किम को जोड़ा। हर बार भारत मजबूत होता गया और ये पहली बार हो रहा है। आप 64 की लड़ाई को छोड़ दीजिए कि चीनी आते और चले जाते हैं, चीनी आते हैं और चले जाते हैं, मन मर्जी से आते हैं, मन मर्जी से चले जाते हैं, और आज कोई नहीं बोलता। राहुल गांधी अकेले नेता हैं जो इस पे स्टैंड लेते हैं, इसलिए उनके साथ कांग्रेस पार्टी का युवा है। तीसरी बात, बीजेपी के राज में, आरएसएस के राज में जिस तरह से देश के अंदर खाई बन गई है, परिवारों के अंदर लड़ाइयां हो रही हैं विचारधारा को लेकर, उसको राहुल गांधी ही फ्रंट फुट पे एड्रेस कर रहे हैं ना। आज आरएसएस का नाम लेके, जो आरएसएस की विचारधारा का नाम लेके केजरीवाल तक कुछ नहीं बोलते हैं, बाकी का तो छोड़ दीजिए। जो अपने को नई राजनीति का पुरोधा मानते हैं, जो आंदोलन से निकल के आए हैं, जिनको जनता ने 2-2 बार इतना दिया कि 90% सीट दे दी, लेकिन इस सवालों को लेकर वो भी चुप हैं। अकेले राहुल गांधी है जो बोलते आए हैं, इसलिए राहुल गांधी को स्वीकार्यता मिलती है। राहुल गांधी को स्वीकार्यता पद से नहीं मिल रही है। राहुल गांधी को स्वीकार्यता मिलती है, ये गुरदीप सिंह सप्पल जी का कहना है। अरविंद केजरीवाल बोलते रही हैं, फिर भी 90% सीटें जीत लेते हैं, वो स्वीकार्यता के दायरे में नहीं आता है। राहुल गांधी लगातार बोलते हैं और एक बार 44 और एक बार 53 सीटों पर रह जाते हैं, पर वो ने स्वीकार्यता मिलती है। गुरदीप सिंह सप्पल जी हमारे से दावा करते हैं। लेकिन मेरा प्रेम प्रकाश पांडे जी आपके पास कुछ दूसरा सवाल है। गुरदीप सिंह सप्पल जी ने राहुल गांधी की संभावनाओं को और उनकी हैसियत को बताते हुए बताया कि महात्मा गांधी के पास कौन सा पद था, लेकिन फिर भी उनकी स्वीकार्यता थी। अटल बिहारी वाजपेयी आडवाणी जी के दौर में किसी पद पर नहीं थे, लेकिन उनकी स्वीकार्यता थी। और अब राहुल गांधी इस देश में ऐसे नेता हैं जिनके पास पद नहीं है, लेकिन उनकी स्वीकार्यता है। महात्मा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और अब राहुल गांधी, इस क्रम पर आ गई है बात। प्रेम प्रकाश जी, कुछ आने वाले भविष्य को लेकर डर रहे हैं आप, सहम रहे हैं? किससे मुकाबला आने वाले समय में आपका होने वाला है? जो तैयारी है, विनोद अग्निहोत्री जी हमें बता ही रहे हैं, तो सब पीड़ा से गुजर रही है। 2 उदाहरण उन्होंने बता दिए हमें। एक 67 के दौर में कांग्रेस नए स्वरूप में आई तो नई ताकत के रूप में दिखी। एक दौर आया 77-78 का, फिर कांग्रेस नए स्वरूप में आई, फिर ताकतवर रूप में दिखी। एक 89-90 का दौर आया, उसके बाद कांग्रेस फिर नए स्वरूप में आई, उतनी ताकतवर नहीं दिखी। लेकिन अब जिस तरीके की दलीलें राहुल गांधी के समर्थन में, उनकी संभावनाओं के संदर्भ में, उनके फैसलों के संदर्भ में गुरदीप सिंह सप्पल जी ने हमसे साझा की हैं, उसके बाद आप कुछ दहशत में आ रहे हैं या गलतफहमी के शिकार होने जा रहे हैं? नहीं, मैंने बताया गुरदीप सिंह जी अभी वही तकरीर कर रहे हैं। अब मैं ही नहीं, शायद पैनल में बैठे हुए सारे लोग, और विनोद जी ने जो एक व्याख्या किया, बिल्कुल कांग्रेस के जो लीडरशिप और उसकी जो कार्यशैलियां रही हैं, और नेहरू जी से लेकर के, नेहरू जी जब थे, नेहरू जी का तो कालखंड अलग ही था, आजादी के बाद का था जी। तो बाद में उनको बहुत सारे लोगों ने उनको डेमोक्रेटिक डिक्टेटर भी कहा। तो डेमोक्रेटिक डिक्टेटर और फिर इंदिरा जी, मैंने वही कहा कि जो लीडरशिप क्वालिटी उन लोगों के अंदर थी। अब ये महात्मा गांधी और अटल जी से तुलना करके गुरदीप सिंह जी शायद वही जो सिद्धू जी वाली जो है ना, कि कभी एकदम उठा करके नेता को आसमान में चढ़ा देते हैं, फिर नीचे पटक देते हैं,
कल शायद ये फिर कहीं और जाएंगे तो फिर उसको कुछ और बोल देंगे। ये अतिशयोक्ति वाली बात है। जहां तक अटल जी की बात है, आडवाणी जी समय इनको मालूम किया, अटल जी संसदीय दल के नेता रहे और अटल जी आडवाणी जी से पहले के अध्यक्ष रहे। और कहाँ महात्मा गांधी, कहाँ राहुल गांधी, मतलब तुलना करके भी मैंने इसलिए कहा, अभी इसके पहले बोल रहे थे एक नाथूराम गोडसे का बार बार कांग्रेस वाले नाम है। नाथूराम गोडसे ने गांधी के शरीर को समाप्त किया, लेकिन कांग्रेसियों ने गांधी के विचार को तार तार करके पूरे देश और दुनिया से समाप्त कर दिया। ये गांधी के जीवन में भी हुआ है। तो ये मैं बीच में हस्तक्षेप चाहूंगा। गांधी का विचार समाप्त हो गया देश और दुनिया से, दावा करते हैं प्रेम प्रकाश जी कि अब गांधी का विचार देश और दुनिया में बचा नहीं। आप अपनी सरकार की विफलता को भी स्वीकारने के लिए तैयार हैं? हमने ये नहीं कहा कि बचा नहीं। सुनिए, हमने कांग्रेसियों को कहा, ये जो लोग हैं इनके बारे में हम कह रहे हैं। गांधी के विचार को, तो गांधी के विचार को तो हम लोगों ने नहीं किया। भाजपा के हमने जो उसमें रखा, गांधीवाद समाजवाद की परिकल्पना हमने की, हिंद स्वराज के आधार पे हम करते हैं। गांधी के स्वच्छता अभियान को हमने चलाया है। मोदी जी पिछले 7 साल से इस हिंदुस्तान में स्वच्छता को लोगों के जमीन और कार्यालयों से भी लोगों के दिमाग में बिठा दिया कि स्वच्छता क्या होता है। बोल रहे हैं 7 साल में कुछ नहीं हुआ। लोगों के घरों में शौचालय नहीं था। आज 17 करोड़ लोगों को शुद्ध पानी देने की व्यवस्था हो रही है। आयुष्मान से हेल्थ की बात हो रही है। गरीबों के कभी भी कोई दोनों टाइम कोविड से लेके अब तक खाने की, कोविड में हम सबसे पहले जो है वैक्सीन बना करके आज लगभग 90 करोड़ के आसपास वैक्सीनेशन कर रहे हैं। तो ये बात इसलिए मेरा कहना कि तुलना होनी चाहिए। आप राहुल गांधी जी और ट्रेनिंग ले और सब है, ये मैं जरूर कह सकता हूं, जैसे अग्निहोत्री जी ने कहा कि बिल्कुल देखिए इंदिरा जी के समय भी इमरजेंसी में संजय गांधी का जो डिक्टेटोरियल था, संजय गांधी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर थे और राहुल जी भी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर के रूप में मनमोहन सिंह के समय काम कर चुके हैं। आप याद कीजिए जब कैबिनेट के डिसीजन को राहुल गांधी ने कि 7 नहीं 8 गैस कनेक्शन दिए जाएंगे साल में और उसको पत्रकारों के सामने फाड़ के फेंका था। तो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर और राहुल जी की, वो महात्मा गांधी नहीं हो सकते, न अटल जी हो सकते। ये बनने में उनको, राहुल जी सोनिया जी के पुत्र हैं और इसलिए उनके पास वो सारे कांग्रेस के एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर हैं, जिसके कारण आप बार बार पूछते हैं कि किस हैसियत से वो निर्णय लेते हैं। क्योंकि औपचारिक रूप से वो अध्यक्ष थे और वो फेल हो गए, तो औपचारिक रूप से पद पे रहने पे, फेल होने पे पूरा ठिकरा उनके ऊपर छूटता है। अनौपचारिक रूप से रहने से पावर का इंटरटेनमेंट भी वो पूरा करते हैं और जब सफलता होगी तो उनके अकाउंट में जाएगा, असफलता होगी तो कांग्रेस के अकाउंट में जाएगा। ये खेल है। पांडे जी की टिप्पणी बिल्कुल अलग है। उनका कहना है कि राहुल गांधी जिस हैसियत में दिखते हैं उसका एकमात्र कारण उनका सोनिया गांधी का बेटा होना है और इसके तहत ही वह इस हैसियत में दिखाई देते हैं। सप्पल जी को कुछ ऐतराज है? एक बार सप्पल जी की टिप्पणी लेते हैं, फिर मैं आखिरी दौर की बातचीत में नवदीप जी के पास में भी आऊंगा। जी सप्पल जी, आपका हस्तक्षेप। हिमांशु जी, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी बोल दी जाती हैं प्रोग्राम के अंदर, उसके अपनी बात रजिस्टर करना जरूरी होता है। पहले तो मैंने नेतृत्व की स्वीकार्यता के ऊपर बताया। मैं कभी भी अटल बिहारी वाजपेयी को महात्मा गांधी के साथ जोड़ के नहीं देख सकता हूं कि दोनों बराबर हैं। और अगर प्रेम प्रकाश जी कहते हैं कि एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, तो आज नड्डा जी किस तरह से खड़े होते हैं अमित शाह जी के सामने, वो पूरे देश को पता है। ये रहने दीजिए। बाकी बात करते हैं कि आयुष्मान वैक्सीन, अरे 2000 लोगों को पूरे देश में आयुष्मान के अंदर कवरेज मिला है कोविड का, सिर्फ 2000 लोगों को। उसको अपनी महान सफलता मत बताइए। और जो वैक्सीन की आप बात कर रहे हैं, जब मोदी जी टीनएजर थे, मैं 1963 की बात कर रहा हूं, जब वो टीनएजर थे 62 में, तो जो कंपनी आज हेपरिन ई, जो बायोलॉजिकल ई कंपनी है, जो तीसरा वैक्सीन बना रही है, उसने 1962 में हेपरिन बना दी थी, जो ब्लड क्लॉटिंग की वैक्सीन थी। 1963 में उसने डीबीटी की वैक्सीन बनाई थी और पूरी दुनिया को 70% वैक्सीन हम सप्लाई करता था भारत। 1962 और 63 के अंदर चेचक जो है
1977 में हमने खत्म कर दिया था इस देश के अंदर, कोविड इस देश के अंदर खत्म कर दिया गया। ऐसी कितनी बीमारियां हैं जो गरीब मुल्क होते हुए अपने यहां दवाइयां बना के ना केवल अपने यहां खत्म किया बल्कि पूरी दुनिया में खत्म किया। आज जो वैक्सीन आप बना रहे हैं ना, वो उसी जो आधार नेहरू जी के टाइम से रखा गया, वो आधार के दम पे आज आप वैक्सीन बना रहे हैं। जो बुनियाद कांग्रेस के शासनकाल में मिली थी, उसी की दम पर आज काम कर पा रहे हैं, गुरदीप जी का कहना है। लेकिन मैं नवदीप जी के पास चलता हूं, वो कुछ हस्तक्षेप करने जा रहे हैं। एक बार उनकी बात सुनते हैं और फिर आखिरी टिप्पणी गुरदीप जी से ही लेंगे कांग्रेस की संभावनाओं को लेकर। लेकिन पहले नवदीप जी की बात। देखिए त्रिवेदी जी, इन्होंने बोला कि हमने इंजीनियर पैदा किए, डॉक्टर पैदा किए, लेकिन उनके लिए नौकरियां प्रोवाइड नहीं कर पाई। हमारे पंजाब से इंजीनियर डॉक्टर बाहर जा रहे हैं, कोई नौकरी नहीं प्रोवाइड कर पाई। और इन्होंने बोला कि हमने देश को खेती प्रधान देश बना दिया। इन्होंने बिल्कुल ठीक बात है। हमारे पंजाब के लिए इन्होंने क्या बनाया? हरी क्रांति लेके आए। हरी क्रांति आई, हमारे लिए पेस्टिसाइड आ गए, ज्यादा से ज्यादा पेस्टिसाइड आए, और जो पेस्टिसाइड हम खरीदते थे उसकी फैक्ट्रियां पंजाब से बाहर। 1966 से लेके उसके बाद हमारे यहाँ से तकरीबन 1 एकड़ में 40,000 का एक पेस्टिसाइड यूज किया जाता है। पंजाब से 6,000 करोड़ रुपए का तकरीबन हर साल पेस्टिसाइड खरीदा जाता है जो बाहर जाता है। आज हमारे हालात पंजाब के ये हो गए हैं कि 147 ब्लॉक हैं पंजाब के, जिनमें से मोर देन 90 ब्लॉक्स डार्क जोन में जा चुके हैं, पानी पीने के लायक नहीं रह गया। तो आज ये इसको डेवलपमेंट बोल रहे हैं। और APMC एक्ट इनके मैनिफेस्टो में था, जो इनका फार्सी एक्ट था, जो 2019 का मैनिफेस्टो है कि हम इसको खत्म करेंगे। ये बोल रहे हैं कि हमने खेती पर, हमारा पंजाब अग्रेनियन स्टेट है, हमें खेती पर अगर हमारे लिए ये गवर्नमेंट सोचती कि खेती के साथ साथ जो उद्योग डेवलप करना था, उसमें ये फेल रहे हैं। क्या बात है जी? सरसों पैदा हम करते हैं, तेल हम डिब्बे में से गड़गांव की फैक्ट्रियों से लेते हैं, गाजर हम पैदा करते हैं, टमाटर हम पैदा करते हैं, वो फैक्ट्रियां सभी नीतियों की विसंगति के संदर्भ में नवदीप जी की आपत्ति है। लेकिन मैं विनोद जी आपके पास में आता हूं, फिर गुरदीप जी आखिरी टिप्पणी आपसे लूंगा। कांग्रेस आज भी मान रही है वो ठीक ठाक है, ठीक दिशा में, क्या इत्तेफाक रखते हैं विनोद जी आप? जो लोग छोड़ रहे हैं उनमें से बहुत बड़ी संख्या उन लोगों की जो राहुल गांधी के बेहद नजदीकी माने जाते थे, राहुल गांधी के बेहद करीबी माने जाते थे। हेमंत बिस्वा शर्मा हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, जतिन प्रसाद हो, सुष्मिता देव हो, ये सारे वो लोग। क्या इनको राहुल गांधी के अंदर भविष्य दिखाई नहीं देता, इसलिए ये लोग छोड़कर जा रहे हैं? या आप जिस नतीजे के साथ हैं कि संघर्ष करने का इनमें मादा ही नहीं है, तो राहुल गांधी आदमियों का चयन ठीक नहीं कर पाए, राहुल गांधी अपनी शुरुआती राजनीति में पात्र और कुपात्र का चयन ठीक नहीं कर पाए, इसलिए इस प्रकार के सवालों से गुरदीप सिंह सप्पल जैसे प्रवक्ताओं को दो चार होना पड़ रहा है। क्या कहते हैं विनोद जी? गांधी जी के विचारों की बात हो रही थी, तो गांधी जी की भाजपा के मोहताज हैं, ना आम आदमी पार्टी के मोहताज हैं, किसी पार्टी के मोहताज नहीं है। गांधी के विचार शाश्वत हैं, वैश्विक हैं, कोई पार्टी उनको आगे बढ़ाए ना बढ़ाए, वो बढ़ते रहेंगे। दक्षिण अफ्रीका में कोई कांग्रेस पार्टी या कोई बीजेपी या कोई आम आदमी पार्टी नहीं थी, लेकिन नेल्सन मंडेला उन विचारों को लेकर आगे बढ़े, मार्टिन लूथर किंग उन विचारों को लेकर आगे बढ़े, बराक ओबामा उन विचारों के आधार पर उन्होंने अपनी राजनीति की। तो गांधी के विचार तो वैश्विक हैं, और दुनिया में गांधी से बड़ा कोई जो है वैचारिक व्यक्ति मुझे लगता है हुआ नहीं 20वीं सदी में भी, उसमें ना आगे न पीछे। खैर, अब मैं दूसरी बात करता हूँ जो आपने कांग्रेस पार्टी को लेकर भी कहा है। कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी की जहां तक बात है, राहुल गांधी जब राजनीति में आए तो उनके इर्द गिर्द कौन था? उनके इर्द गिर्द वही नेताओं के बड़े बेटे थे, वही जितिन प्रसाद, वही सचिन पायलट, वही ज्योतिरादित्य सिंधिया, वही सुष्मिता देव, वही मिलिंद देवड़ा, वही लोग थे ना। तो जाहिर है उनका ट्रस्ट उन्हीं पर था। उनको लगता था जैसे मैं राजीव गांधी का बेटा हूँ, वैसे ये जितिन प्रसाद जी के बेटे हैं, ये राजेश पायलट जी के बेटे हैं, हम सब एक पॉलिटिकल परिवार के लोग हैं, एक विचारधारा भी है और पारिवारिक रिश्ते भी हैं। तो जाहिर है उन्हीं के बीच उन्होंने टीम बनाई, और वो टीम जिनको आप कह रहे हैं राहुल गांधी के साथ थे। राहुल गांधी के साथ क्यों थे? क्योंकि राहुल गांधी को उसमें शहद था, सत्ता का शहद। वो सोनिया गांधी के बेटे थे, सोनिया गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष थी, यूपीए के चेयरपर्सन थी। राहुल गांधी के नजदीक होने का मतलब सोनिया गांधी के नजदीक होना, मनमोहन सिंह के नजदीक होना और सत्ता की हिस्सेदारी में अपना हिस्सा लेना, इसलिए राहुल गांधी के नजदीक थे। जब राहुल गांधी सत्ता से दूर हो गए, कांग्रेस पार्टी सत्ता से दूर हो गई, तो वो शहद फीका पड़ गया।
वो ग्लू जो था वो चला गया, तो 5 साल तो कट गए किसी तरह उसके मिठास में। लेकिन आगे के 5 साल और आगे कैसे कटेंगे, क्योंकि उनको लग रहा था इसमें मिठास तो आ नहीं रही है, मिठास तो उधर मोदी जी की तरफ पड़ रही है, बीजेपी की तरफ पड़ रही है, तो वोट दिलाने वाले उधर हैं, तो वो खिसकना शुरू हो गए। मतलब जिस पार्टी ने सिंधिया जी को उन्हीं के एक मातहत से हरवाया, आप उसी पार्टी में चले गए, तो इससे पता लगता है कि आपकी वैचारिक प्रतिबद्धता क्या है। जितिन प्रसाद जी ने, हमारे सभी मित्र हैं, बहुत अच्छे संबंध है, माधवराव जी से बहुत अच्छे संबंध है। ज्योतिरादित्य जिले के मैं बात जब करता हूँ तो मैं संबंधों को किनारे रखी करता हूँ। जितिन प्रसाद जी सबसे ज्यादा उन्होंने ब्राह्मणों के पर अत्याचार का मुद्दा उत्तर प्रदेश में उठाया और पूरी लिस्ट जारी की, ब्राह्मण चेतना परिषद बनाई, पूरा बनाया, और आज कहाँ मंत्री बन गए, वहीं जाके नहीं आपको चाहिए सत्ता। तो वो जो है, अब राहुल गांधी को समझ में आया कि वाकई ये लोग मेरे साथ नहीं थे, ये सत्ता के साथ, अब मुझको नई टीम बनानी है। तो अब नई टीम में फिर वो ढूंढ रहे हैं उन लोगों को, इसीलिए उनका वो भाषण याद कीजिए कि जिनको डर लगता है वो चले जाएं, पार्टी के छोड़ दें, और जिनको डर नहीं लगता है वो पार्टी से बाहर जाकर है तो हमारे साथ आ जाएं। तो कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवाड़ी आ गए, हो सकता है कुछ लोग और आए ऐसे ही। तो अब राहुल गांधी को भी ऐसे ना, ये जो जब आप सत्ता से उतरते हैं तो आपको अच्छे बुरे की पहचान होती है, कौन आपके साथ है कौन आपके साथ नहीं है, तो ये पहचान उनको अब हो रही है। तो शायद मुझे लगता है ये अनुभव उनको आगे पहचान उनको अब हो रही है, ये विनोद अग्रवाल जी का कहना है। आखिरी दौर की बातचीत है, मेरा समय समाप्त हो रहा है, लेकिन गुरदीप जी की टिप्पणी के बगैर अगर कार्यक्रम खत्म करते हैं तो अत्याचार होगा कांग्रेस के ऊपर भी और गुरदीप जी के ऊपर। तो गुरदीप जी, कुल मिलाकर आपसे जानने में है दिलचस्पी कि सब लोग एक सवाल बार बार घूम फिर कर उठाते हैं कि आखिर कांग्रेस अपना अध्यक्ष क्यों नहीं चुनती। क्या इसका उत्तर देने की कोई कोशिश करेंगे आप? सारी चीजों का एक उत्तर निकल सकता है, उस उत्तर को देने में इतनी प्रतीक्षा क्यों? भरोसा नहीं है कांग्रेस के रणनीतिकारों को कि चुनाव अगर होगा तो राहुल गांधी चुने जाएंगे? क्या ये भय चुनाव कराने से रोके हुए है? आखिरी टिप्पणी। हिमांशु जी, इसका जवाब दूंगा, पर एक लाइन में एक पहले की बात का जवाब दे दूं। जो बार बार कहा जा रहा है कि हाँ, अभी नवदीप जी ने बोला ये पॉलिसी का ये नुकसान हुआ। नवदीप जी, पॉलिसीज आती हैं, उससे फायदा होता है, उससे नुकसान होता है, इसलिए बार बार उसको चेंज करना पड़ता है, नई प्लानिंग के साथ आना पड़ता है। जो कांग्रेस पार्टी आज की तारीख में यही काम कर रही है। और जहां तक बात आपने एपीएमसी की, कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में खेती को लेकर 22 रिकमेंडेशन थे। एक था एपीएमसी को लेकर, और वो ये था कि अभी एपीएमसी 450 किलोमीटर में के वर्ग क्षेत्र में एक मंडी की बात करती है, वो भी कुछ स्टेट्स में, और हम हर बड़े विलेज के लेवल पे, हर बड़े गांव के लेवल पे मंडी और किसान बाजार की बात कर रहे थे, ना कि प्राइवेट सेक्टर को सौंप देने की बात कर रहे थे। इसलिए बात को कंफ्यूज मत कीजिए। अब हिमांशु जी, आपका सवाल। हिमांशु जी, ये प्रक्रिया चल रही है कांग्रेस पार्टी के अंदर। अगर आप देखें तो पिछले 2-3 महीने के अंदर कितने सारे राज्यों के अंदर फैसले हुए, नई लीडरशिप आई है, नए अध्यक्ष हुए हैं, नई कमिटी तय हुई है। ये प्रोसेस के तहत कांग्रेस पार्टी का एक नया पूरा सिस्टम डेवलप हो रहा है। केवल एक अध्यक्ष पद के चुनाव पे इसको मत केंद्रित कीजिए। पार्टी के अंदर जो मंथन है और जो सांगठनिक चेंजेस आ रहे हैं, वो नीचे के लेवल से शुरू होकर ऊपर के लेवल तक आ रहे हैं, ना कि ऊपर पे शुरू होकर ऊपर ही खत्म होने की बात हो रही है। इसलिए अध्यक्ष पद के सवाल पे नहीं है। कांग्रेस पार्टी में आज सोनिया गांधी अध्यक्ष हैं, और आज कांग्रेस पार्टी के अंदर नए लोगों को लाकर, जो लोग कांग्रेस की फिलॉसफी में यकीन करते हैं। जी के लिए संकट है अध्यक्ष पद पर कुछ कहना। बोल रहे हैं कि सोनिया गांधी अध्यक्ष है। सोनिया गांधी जी ने अध्यक्षी क्यों छोड़ी? सोनिया गांधी जी ने अध्यक्षी इसलिए छोड़ी थी कि उन्होंने बताया कि अब उनका स्वास्थ्य ऐसा नहीं है कि वो इस जिम्मेदारी का निर्वहन कर पाए, इस पद की जरूरतों के साथ न्याय कर पाए। जिस जिम्मेदारी को 5 साल पहले स्वास्थ्यगत कारणों से उन्होंने छोड़ा, आज तक ऐसी कोई सूचना नहीं है कि उनका स्वास्थ्य सुधर गया, बल्कि स्वास्थ्य उनका और खराब हुआ है। सार्वजनिक कार्यक्रमों में उनकी कोई उपस्थिति रहती नहीं है। किसी जनसभा को पिछले 5 साल में उन्होंने संबोधित किया नहीं है। पर इसके बावजूद भी सोनिया गांधी के कंधों पर ही अध्यक्ष पद का दायित्व सौंपा हुआ है। क्या अपने आप में ये देश में कांग्रेस के भविष्य को संदर्भ में सवाल उठाने का कारण नहीं बन जाता है? इसका उत्तर तो कांग्रेस को ही खोज रहा हो। लेकिन तय बात है कि कांग्रेस के भविष्य को लेकर भाजपा या अन्य राजनीतिक दलों के द्वारा उठाए जाने वाले सवालों पर भले ही कांग्रेस विचार ना करे, पर कांग्रेस ही जब सवाल उठाए तो अगर उस पर विचार नहीं करेंगे तो भगदड़ के इस सिलसिले को रोक पाने में सफल हो पाएंगे, संदेह बने रहेगा। बहरहाल, आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। हमारा आज का शेर कमाल का है।
जिस प्रकार का माहौल है उसको लेकर ये शेर है कि वो पूछते हैं आप क्यों बदल गए, वो पूछते हैं आप क्यों बदल गए। यही मेरा भी सवाल है, कमाल है। मुझे हराम है शराब का नशा, तुम्हें लहू हलाल, कमाल है। कुल मिला के कांग्रेस में यही सवाल एक दूसरे से है और कोई इन सवालों को लेकर अपने आप में अचंभित है। देखें इन सवालों का जवाब कब मिलता है, इसका इंतजार आपको भी और हमको भी। लेकिन अब मुझे दिए, कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ।